Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter. That is the first chapter of the class 12th, and the name of the chapter is solution. तो सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर स्टेबल। क्लास 9th में जब पढ़ाया गया था तो आपको कहा गया था दे आर स्टेबल, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। लेकिन वो सारे फैक्टर्स हम नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन की ही बात की गई थी। यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड वगैरह वगैरह की बात होगी तब उनका क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज विच इज होमोजीनस एंड स्टेबल। Homogeneous means homo means same, genus means nature. The system which have same nature from top to bottom, that is called the homogeneous. So they are homogeneous by the nature. अब अगर हम बात करें कि how many type of solutions are there on the basis of the physical state, तो यहाँ पे टोटल 9 तरह के solutions होंगे। Solid, insolid, for example alloy, अगर सल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। लिक्विड इन सॉलिड, अगर लिक्विड सॉल्वेंट सल्यूट हो और सॉलिड सॉल्वेंट हो। एग्जाम्पल डव, गुथा हुआ आटा। गुथे हुए आटे में आटा जो होता है वो सॉलिड होता है और वो एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, और जो पानी होता है वो सल्यूट की तरह बिहेव करता है, दैट इज लिक्विड। द नेक्स्ट वन गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड के भी एग्जांपल्स आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। गैस इन सॉलिड की एग्जांपल प्यूबिक स्टोन्स होते हैं जहां पर एयर उनके अंदर घुस जाता है। द नेक्स्ट वन द सॉलिड इन लिक्विड। ये सॉल्यूशंस तो बड़े आसानी से देखने को मिलते हैं। सॉलिड मीन्स सॉल्ट, लिक्विड मीन्स वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो ये सॉल्यूशन जो है शुगर और सॉल्ट के वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड, क्या एग्जांपल होगा? लिक्विड का लिक्विड में एग्जांपल आप एथेनॉल विथ पेट्रोल लिख सकते हैं। अगर पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे आप लिखा पाते हैं द पेट्रोल इज 10% एथेनॉल एडेड, या हिंदी में लिखा रहता है तो लिखा रहता है 10% सीरा मिश्रित पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 10% एथेनॉल होता है। That is example of liquid with liquid. The next one gas in liquid, जहां पर गैस सल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। ऐसे एग्जांपल का बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज द कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। आप सबको मालूम है कि कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट वन सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। अगर परफेक्टली कहें तो ये दोनों सोल्यूशन की कैटेगरी में परफेक्टली आते नहीं हैं, और अगर कोलाइड के एग्जांपल से ही काम चलाना चाहें तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल स्मोक है, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल फॉग है। ये दो एग्जांपल्स हैं जो रियल में परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बनाते। रीजन आपको मालूम है, सॉलिड की डेंसिटी गैस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है तो गैस उन्हें प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता, वो होमोजीनियस नेचर को डेवलप नहीं कर पाते। लास्ट बचा आपका गैस इन गैस। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मालूम है और उनमें से बेस्ट एग्जांपल है एयर, प्योर एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, आर्गन एंड सम ऑफ द अदर गैसेज। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गैस विथ गैस। ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ गैस सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। लेकिन जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं? वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, दैट इज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व। और जब हम कैपेसिटी टू डिजॉल्व की बात करते हैं तो उससे पहले हम इस डिजॉल्वेशन के लिए टर्म्स क्या होता है उसे पढ़ते हैं। वैसे तो क्लास 11th में ये टर्म्स आपने पढ़े थे, थोड़े से सही लेकिन पढ़े थे, वही फिर से हैं। नॉर्मली हम लोग क्लास 12th में उसे दोहरा के नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन टर्म्स के नाम लिख दे रहा हूं। तो ये आपका पहला टर्म है
मोलैरिटी। आई थिंक सबको मालूम है कि व्हाट इज मोलैरिटी, क्लास 11th में आपने डिटेल में पढ़ा था। एंड मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये है आपका N2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। N2 क्या है, जहां पर भी टू टर्म्स आ रहे हैं वो सोल्यूट के लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दिस इज द मोलैरिटी। Now molality, what is molality? Number of moles of solute in a kg of water, in a kg of solvent, in a kg of solvent, then N2 upon W2 in kg। अगर इन नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा को हम एक्सपेंड करके लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। Then N2 equal to W2 upon M2। And what's about the volume in liter? अगर ml में लिख दें तो 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा जिससे ये लीटर में कन्वर्ट हो। सिमिलरली अगर इसे करें तो W2 अपॉन M2 W1 अपॉन 1000 एंड दिस इज द मोलैरिटी। तीसरा टर्म जो हमने कंसंट्रेशन के लिए लास्ट ईयर पढ़ा था, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन। एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज को, आउट ऑफ 100 अगर हम टोटल वैल्यू को 100 मान लें तो हम उसे कहते हैं परसेंटेज। वैसे परसेंट का अगर हम फुल फॉर्म पढ़ें तो हम कहते हैं पार्ट पर सेंचुरी, दैट इज कॉल्ड द परसेंट। वैसे अगर पार्ट पर यूनिटी निकालें, एक सिंगल वैल्यू को टोटल वैल्यू मान लें, तब उसके फ्रैक्शन को हम कहते हैं, उसके वैल्यू को हम कहते हैं फ्रैक्शन। और अगर मोल के फ्रैक्शंस को देखें तो हम उसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस होते हैं N2 upon N1 plus N2, that is the number of moles of solute upon number of moles of solution for the solute। और अगर ये सॉल्वेंट के लिए देखेंगे तो N2 की जगह पे N1 हो जाएगा, that is the number of moles of solvent upon number of moles of solution। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन ppm। the full form of the ppm is the part per million। ये टर्म कुछ दिनों पहले काफी आया था हमारी जानकारी में। आपको पता नहीं याद है कि नहीं आया है, याद है कुछ सालों पहले मैगी को बैन कर दिया गया था। वही मैगी जो आप लोग रोज खाते हैं या आपकी फेवरेट है, इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इस मैगी में जरूरत से ज्यादा लेड कंटेंट्स हुआ करते थे जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। गवर्नमेंट हर एक फूड मटेरियल में कौन सी इंग्रेडिएंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी डिटरमाइन करती है, उसे बताती है इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, और उसके सैंपल में लेड के कंटेंट्स ज़्यादा मिले। और जो मैक्सिमम रेंज था लेड का वो था 15 ppm। 15 ppm से ज़्यादा लेड मिलने पर उसे बैन किया गया था। देन व्हाट इज द ppm? जैसे हम परसेंट को कहते हैं पार्ट पर सेंचुरी, वैसे ही है यह पार्ट पर मिलियन। अगर टोटल वैल्यू को हम 1 मिलियन मान लें, जैसे परसेंट में हम टोटल वैल्यू को 100 मान लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि माय मार्क्स इज 99%, यानी आउट ऑफ 100 मैंने 99 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वैसे अगर पीपीएम है तो हम कहते हैं आउट ऑफ मिलियन हमने इतनी वैल्यू गेन की है, दैट इज कॉल्ड द पीपीएम। अब यहाँ पे कभी कभार मिलियंस ही आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। मिलियन क्या होता है? तो यहाँ पे मिलियन मीन्स 10 to the power 6 और 10 lakhs। देन ppm इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6, that is the million। then mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6, this is called the ppm।
सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन, जिसे आगे चल के हम यूज करेंगे। और हमने इसे डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हमने कहा हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं द सॉल्युबिलिटी, द कैपेसिटी टू डिजॉल्व। व्हाट इज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो पहली कंडीशन होती है, हम कहते हैं लाइक लव्स लाइक। जैसा सॉल्यूट हो वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए। यानी अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट है, कोवैलेंट सॉल्यूट है तो कोवैलेंट सॉल्वेंट होना चाहिए, उसी के साथ वो डिजॉल्व करेगा। लेकिन क्या कोई फैक्टर है विच कैन डिटरमाइंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स विथ ईच अदर? श्योरली देयर इज अ फैक्टर, और जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। देन हाउ द सॉल्युबिलिटी वेरी विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी मैटर करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं जहां पर सॉल्यूट तो सॉलिड फिजिकल स्टेट में है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है? दैट इज इन द लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है, मैक्सिमम लोगों को मालूम है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो यू कैन सी सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि क्या कोई एग्जाम्पल है इसका, आप सबके घरों में मिठाई बनती है, मिठाई के लिए चाशनी बनाई जाती है, या यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में सीरा बोलते हैं। तो यहाँ पे चाशनी जो बनाई जाती है वो क्या होती है? उसमें शुगर जरूरत से ज्यादा डाला जाता है, इतना कि नॉर्मल कंडीशन में वो डिजॉल्व हो ही नहीं सकता। और उसे डिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? उसको हम गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर एक होमोजीनस सोल्यूशन बनता है, दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेशन से भी ज्यादा कंसंट्रेशन उसका होता है। अब इस चाशनी को हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। जब चाशनी बनाई जाती है तो गर्म रहती है। आप भी कभी गए होंगे जलेबी वगैरह खाने, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि उसे गर्म करके उसके अंदर जलेबी को डुबोया जाता है। अब यहां पे ये जो चाशनी गर्म है इसे ठंडा होने देते हैं, और जब ये चाशनी ठंडी होगी तो क्या होगा? उस सॉल्यूशन के ऊपर एक शुगर का लेयर बन जाएगा। वो शुगर का लेयर क्यों बना? क्योंकि ठंडा होते ही शुगर की सॉल्युबिलिटी कम हो गई और वो शुगर सॉल्यूशन से निकल के बाहर आ गया, जो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि टेम्परेचर कम होने पर सॉल्युबिलिटी कम हो गई, या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पे ये तो आपको मालूम हो गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द temperature. That means if the temperature will increase, the solubility will also increase, and if the temperature will decrease, the solubility will decrease. But why? केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन ही यहीं से शुरू होता है, why it is so? Then why the solubility of solid increases with increase of temperature? लास्ट ईयर में आपने एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम, जिसमें एक टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, द टॉपिक वाज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, और अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट्स हैं तब वो था ला सातेलिए का सिद्धांत। इन द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यू हैव सेड इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द प्रोसेस विल रन इन द डायरेक्शन वेयर इट इज कंज्यूमिंग द हीट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर की हीट कंज्यूम हो रही है, दैट इज द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। और जब हम सॉलिड की लिक्विड में डिजॉल्वेशन की बात करते हैं, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा? ज्यों ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोसेस एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सो बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नाउ क्या रियल में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक है? क्या हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं।
मुंह में ग्लूकोज आपके घरों में होगा, उसे डालिए और मुंह में रहने दीजिए। कैसा लगता है? ठंडा। और ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि ग्लूकोज आपके मुंह में जो भी लिक्विड है उसमें डिजॉल्व हो रहा है, और डिजॉल्व होने पर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो कर रहा है, ठंडक जनरेट कर रहा है। देन दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन क्या गैसियस सॉल्युबिलिटी भी सेम होगी? आप सबको मालूम है कि सॉलिड की एनर्जी लिक्विड से ज्यादा थी, तो इस वजह से लिक्विड ने अपनी एनर्जी सॉलिड को देकर डिजॉल्वेशन किया था, और क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दी तो लिक्विड की एनर्जी कम हो गई और उसकी कूलिंग हो गई। बट व्हाट्स अबाउट द गैसेज? Gases have higher energy than the liquids, and because the gases have higher energy than the liquids, so when the gases will dissolve in liquid, the heat will come out. The process is exothermic. तो ये प्रोसेस कैसा है? exothermic. और ये कैसा था? endothermic. तो ऊपर वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक था, इसलिए प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, और ये क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी हीट निकलती है। और ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता है व्हेन यू विल इंक्रीज द हीट द प्रोसेस विल रन इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। और ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके उल्टे डायरेक्शन में चलेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। सो यू कैन से दैट सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is inversely proportional to temperature. ये inversely proportional to temperature है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसियस सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसियस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम इस पे क्वेश्चंस देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन, या फिर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशन है द कोल्ड ड्रिंक्स। आप सबको मालूम है कि कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट तब आता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, माजा या मैंगो वाले या फिर ऑरेंज वाले, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। कोला, कोका कोला, पेप्सी, 7 अप, समथिंग लाइक दैट। ऐसे सिस्टम्स को, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स को अगर हम ठंडा करके पीते हैं तो इसमें एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम फिज टेस्ट बोलते हैं। और वो आता कहां से? वो आता है ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज डिजॉल्व्ड इनसाइड द कोल्ड ड्रिंक। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें पानी में डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट कार्बोनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फिज टेस्ट। लेकिन अगर इसे रूम टेम्परेचर पे पिया जाए तो क्या कोल्ड ड्रिंक को रूम टेम्परेचर पर पीने पर इसका स्वाद वैसा ही रहेगा? शायद कभी आपने भी बचपन में टेस्ट कर लिया होगा और आपको मालूम होगा कि रूम टेम्परेचर पे द टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बिकम्स जस्ट लाइक अ स्वीट सोल्यूशन। रूम टेम्परेचर पर अगर हम कोल्ड ड्रिंक के स्वाद को देखें तो एक मीठे से शरबत से ज्यादा कुछ नहीं रहता, कह सकते हो बहुत गंदा सा टेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्वेशन कम हो जाता है। तो जब आपका चिल्ड था, टेम्परेचर कम था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, टेम्परेचर बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। सो यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। और कोई एग्जांपल देखना हो तो शायद आप लोगों ने कभी चाय बनाई होगी किचन में जाके, और अगर नहीं बनाई है तो मम्मी के साथ कभी साथ में खड़े जरूर होंगे। अगर खड़े होते हैं तो जो कंटेनर होता है आपके चाय बनाने के लिए, बगुना या जो कुछ भी आप लोग बोलते हैं, इसमें ये है लिक्विड। जब इसे हीट करते हैं तो हीट करने के थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह के बबल्स आपके कंटेनर के सरफेस पे आके लग जाते हैं। ये बबल्स क्या हैं? ये बबल्स एक्चुअली इसलिए लग जाते हैं क्योंकि वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन। आप सबको मालूम है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, उसी से तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। ये ऑक्सीजन जो वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व है, जब आप गर्म करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से पानी से बाहर आ जाता है।
और गैस किसी लिक्विड में बाहर निकलेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा? श्योरली दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो ये बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। यानी व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। और इस पे बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? बोर्ड में एक फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन रेदर देन इन समर सीजन। सर्दी के मौसम में एक्वेटिक एनिमल ज्यादा अच्छा क्यों अनुभव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द समर सीजन? आंसर वही है जो मैंने आपको बताया। इन विंटर सीजन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर and due to the greater available oxygen the aquatic animals easily finds the needed oxygen which makes the life of the aquatic animals more easier। तो यहाँ पे सर्दी के सीजन में ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा होता है और इस वजह से इनकी लाइफ ज़्यादा इजी हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन कम होने की वजह से इन्हें ऑक्सीजन लेना मुश्किल होता है और इनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है। और जो मिनिमम ऑक्सीजन की डिमांड है जिसके बगैर कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट मिनिमम ऑक्सीजन डिमांड इज आल्सो नोन एज बायो ऑक्सीजन डिमांड, वेल नोन एज बीओडी। तो यहाँ पे बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड की वजह से हर एक एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए होगा और क्योंकि विंटर सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है इस वजह से एनिमल्स ज़्यादा रिलैक्स होते हैं इन विंटर सीजन रेदर देन इन समर सीजन। So these were the effect of temperature on the solubility of solid in liquid and gas in liquid। रीजन मैंने बता दिया क्योंकि एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन गैसेज के केस में आता है। क्या होता है ये? एक्चुअली जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और अगर हम इस सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन ऑफ एयर को मोल फ्रैक्शन में लिखें तो आप देख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू X, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें, ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू KH/X। इस रूल को हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो यहां हेनरी लॉ क्या कहता है? According to Henry law, the solubility of any gas at definite temperature is directly proportional to the pressure applied। यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और प्रेशर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अब यहां पे देखें तो P द प्रेशर, आई थिंक सब लोग जान ही रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। X is the mole fraction. What's about the KH? This KH is called Henry law constant. Then this KH is Henry law constant. P the pressure, X is the mole fraction or the solubility of gas in water. This is called Henry law. अब इसकी भी एप्लीकेशंस की बात करें, हमने टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी को वेरी करके दिखाया कि कहाँ कहाँ पे होता है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं। अगर इसके एप्लीकेशंस को देखें तो हम फिर से वहीं आ जाते हैं, कहाँ पे? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जब हम लेके आते हैं घरों पे तो दो तरह के पैकेट्स आते हैं। एक तो छोटे पैक्स आते हैं, केन होता है, बॉटल्स होते हैं, या 100-150 ml 200 ml के जो भी पैक्स आते हैं जिन्हें आप खोलते हैं और पी के ख़त्म कर देते हैं। सिंगल यूज, वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे। हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली पैक्स। और फैमिली पैक्स में क्या होता है? 2 लीटर 2.5 लीटर के पैक्स आते हैं। हमारी छोटी सी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें आपने 250, 300, 500 ml कंज्यूम कर लिया, बचा हुआ कोल्ड ड्रिंक फिर से बंद करके रख देते हैं।
तो पहले आपने खोला, खोलने के बाद एक फिज साउंड आई, थोड़ा एयर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, थोड़ा लिक्विड आपने निकाल दिया, तो उसमें खाली जगह बच गई। अब उसको आपने फिर से टाइट कर दिया, फिर से फ्रिज में डाल दिया। क्या जब दोबारा उस कोल्ड ड्रिंक को निकालते हैं तो वही टेस्ट देता है? और अगर ये प्रोसेस खोलने बंद करने का आपने 10-5 बार कर लिया तो आखिरी बार आपके कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होता है? मीठा मीठा सा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी बार आप खोल रहे हैं प्रेशर रिलीज होता जा रहा है, और प्रेशर रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है? लेसर द प्रेशर लेसर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। गैसियस सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो फिज टेस्ट था वो भी खत्म होता जाएगा। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ इज इन मेकिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक। अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करें, क्या कोई और एप्लीकेशन है? सो इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कूबा डाइवर्स, या जो स्कूबा डाइवर्स को बेंट डिजीज होती है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेंट होता क्या है और किसे होता है? किसे होता है वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। इट इज इन द केस ऑफ द इट इज इन द केस ऑफ द स्कूबा डाइवर्स। लेकिन बेंट होता क्या है वो हम बात करते हैं। तो ये बेंट डिजीज जो है ये होता है स्कूबा डाइवर्स को। होता क्या है? ये है वाटर सरफेस। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं वो तो शायद आपको मालूम होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जो समुद्र के नीचे जाके एक्वेटिक एनिमल्स की स्टडी करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्कूबा डाइवर्स। अब जब स्कूबा डाइवर्स सरफेस पे है तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा? जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर है 1 atm। लेकिन जब ये वाटर के अंदर जाएगा 10 फीट 12 फीट 15 फीट 20 फीट जितना भी जाए वहां पे, तो इस वाटर के अंदर जाने की वजह से इसके ऊपर फ्लूइड प्रेशर भी पड़ेगा। और फ्लूइड प्रेशर कितना होता है? H/ρg। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? जब प्रेशर बढ़ गया तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इज प्रोपोर्शनल टू X, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन आवर ब्लड विल इंक्रीज, इन द ब्लड ऑफ द स्कूबा डाइवर विल इंक्रीज। तो ज्यों ही नीचे गया स्कूबा डाइवर के ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया, और जब स्कूबा डाइवर के ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम हुई? श्योरली नॉट। एयर में हाथ घुमाने के लिए हमें सिर्फ एयर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, लेकिन लिक्विड में लिक्विड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, विच इज लिटिल डिफिकल्ट। ये लगभग वैसा ही हो जाता है जैसे स्पेस से आते हैं साइंटिस्ट। अभी कुछ दिनों पहले सुनीता जी आई थी, सुनीता विलियम्स जी। तो जब आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पे तो हाथ पांव अपने आप हिलते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई ग्रेविटी है नहीं, किसी के अगेंस्ट काम करना नहीं है, ना एयर है ना ग्रेविटी है। लेकिन जब एयर में आते हैं तो एयर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। वैसे ही जब पानी में जाते हैं, आप लोग भी पानी में दौड़ के ट्राई किए होंगे कभी, तो आप देखते हैं पानी के अंदर पैरों को चलाना मुश्किल होता है। अब आपका पूरा बॉडी ही पानी के अंदर सबमर्ज है 15 20 25 30 फीट नीचे, तो श्योरली आपके हाथ पांव को घुमाना मुश्किल होगा। इवन ऐसे लोग प्रॉपर सूट पहन के जाते हैं लिक्विड प्रेशर को अवॉइड करने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन प्रेशर तो रहता ही है, लिक्विड के अंदर तो है ही। इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए उसे प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंटली ऑक्सीजन की प्रोवाइडेबिलिटी वहां पे इंश्योर कर रही है। लेकिन होगा क्या? ये इंसान यहीं पे रहने वाला नहीं, ये वापस भी तो आएगा। आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितने भी टाइम के बाद आए, लेकिन वापस आना ही आना है। और गैस जो भरी जाती है, जो स्कूबा डाइवर्स के ऑपरेटर्स होते हैं, स्कूबा डाइविंग ऑपरेटर्स, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसके साथ नाइट्रोजन भी होता है। जब ये पर्सन वापस आएगा तब क्या होगा? ये प्रेशर रिड्यूस होने लगेगा, और जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा? गैसियस सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। जब गैसियस सॉल्युबिलिटी कम होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो बची हुई गैस होगी, जो ब्लड में ऑलरेडी डिजॉल्व है, नाइट्रोजन जो ब्लड में ऑलरेडी डिजॉल्व है, वो ब्लड के बाहर आने लगेगी। अभी मैं वो भगोने का बता रहा था ना चाय बनाने के लिए,
उसमें मैंने कहा था व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लिक्विड दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है. सो व्हेन द एयर विल कम आउट फ्रॉम योर वेन्स दैट विल कम आउट एज अ बबल, और हमारे वेन्स इतने फाइन हैं कि ये बबल्स वहां पे एयर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, एयर का मूवमेंट रुक जाएगा. दिस डिजीज इज कॉल्ड बेंट. अब इसके बचने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपकी गाड़ियों में, डीजल गाड़ियों में बहुत बार एयर ब्लॉकेज हो जाता है. तो एयर ब्लॉकेज होने पर क्या करते हैं, एयर ब्लॉकेज होने पर हम कहीं से एक जगह से पाइप खोल देते हैं, पंप कर देते हैं, डीजल के साथ वो एयर निकल जाता है. लेकिन ना हमारी बॉडी में कोई ऐसा एक्सटर्नल पंप है जिसे पंप किया जा सके, और ना ही हमारी बॉडी में कहीं से नट बोल्ट लगाने का सिस्टम है कि कहीं से पाइप खोल के ब्लड का थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ निकाल दें. अब इसके लिए क्या किया जाता है, हमारे पास एक ही ब्लड पंप है, दैट इज आवर ऑटोमेटेड हार्ट. ये अपने फंक्शन को जितना कर रहा होता है उससे थोड़े ज्यादा फंक्शन को करने लगता है. ज्यादा करने की वजह से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और जब ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है तो जो वेन्स होती हैं, क्योंकि ब्लड तो आगे जाएगा नहीं किसी भी कंडीशन में, ब्लड अगर यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट किया है तो वो आगे जाना नहीं है, एयर जाने नहीं देगा. तो जब ज्यादा प्रेशर बनेगा तो ये वेन्स यहाँ पे फट जाएंगी. फट जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा ब्लड और थोड़ी गैस निकल जाएगी, ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा, ब्लड चलने लगेगा. और ऐसा बॉडी में कई सारी जगहों पे होता है जो कि इमेंस पेन प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा दर्द प्रोवाइड करता है. अब इससे बचने के लिए क्या करें, यही तो बेंट है. और क्यों हो रहा है, हेनरी लॉ की वजह से. इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन को हीलियम से डिस्प्लेस कर देते हैं. 100% करना पॉसिबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट 15-16% डिस्प्लेस कर देते हैं. ऐसा होने से, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो ब्लड में कम डिजॉल्व होता है. कम डिजॉल्व होगा तो कम एयर बबल्स बनेंगे, कम एयर बबल्स बनेंगे तो कम एयर ब्लॉकेज भी क्रिएट होगा, यानी बेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर अवॉइडिंग द डिजीज बेंट. अब दूसरा डिजीज हम देख रहे हैं, दैट इज एनॉक्सिया. एनॉक्सिया किस में होता है, द पीपल्स मूविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स. हायर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स पे होता क्या है, जब हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे जाने के बाद एयर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ एयर कम हो जाती है, डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है, और लास्ट ईयर में पढ़ा था पहाड़ों पे जाने पर ग्रेविटी भी कम हो जाती है. तो प्रेशर के तीनों फैक्टर्स रिड्यूस हो रहे हैं, यानी प्रेशर ही कम हो जाएगा. और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन आवर ब्लड कम हो जाएगी. ऑक्सीजन का बॉडी में काम क्या है, फूड को कंज्यूम करना, फूड को कंबसन में ले जाना और एनर्जी प्रोवाइड करना. लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी. और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है. एंड विच इज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच कंज्यूम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स आवर ब्रेन. तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम बंद कर देता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया. एनॉक्सिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे आर्मी वाले जाते हैं ऊपर तो उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में ले जाया जाता है, वहाँ पे रिहेबिलिटेट किया जाता है, वहाँ पे उन्हें कुछ दिनों तक रखा जाता है हायर प्रेशर पे, हायर कंडीशन, बगैर किसी वर्क के, बगैर किसी प्रेशर के, उनको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता कि ये करना है या वो करना है. तो बॉडी धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेती है, ब्लड काउंट्स बढ़ जाते हैं, आरबीसी काउंट्स बढ़ जाते हैं, और इस आरबीसी काउंट्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं. सो दीज वेयर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ. हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम जब चैप्टर खत्म होगा तब अलग से कराएंगे. तो यहाँ पे ये था हेनरी लॉ, P = KHX एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरी लॉ. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ना है, और वहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे अलग अलग टॉपिक पे. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.